नमस्कार। जरा सोचिए, सिर्फ 30 साल। इतिहास में तो ये बस एक पलक झपकने जैसा है ना? पर क्या हो अगर इतने से वक्त में ही कोई एक वंश पूरे हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दे। जी हाँ, ये कहानी है दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश की। एक ऐसी 30 साल की क्रांति जिसने साम्राज्य का मतलब ही बदल दिया। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास लगभग 300 साल लंबा है। और इस पूरी टाइमलाइन पर खिलजी वंश का ये 30 साल का दौर कितना छोटा सा दिखता है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही वो 30 साल थे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक खानदान का आना जाना नहीं था, ये एक क्रांति थी। तो सवाल उठता है, ये क्रांति शुरू हुई कहाँ से? देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक ही इंसान से होती है, इसके संस्थापक से। लेकिन शायद शायद उन्हें खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जिस चीज की नींव रख रहे हैं वो आगे चलकर कितनी बड़ी और खतरनाक होने वाली है। ये थे जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के पहले सुल्तान। गुलाम वंश की उथल-पुथल के बाद उन्होंने एक शांत और कह सकते हैं उदार शासन लाने की कोशिश की। मंगोलों के हमलों को भी काफी हद तक रोका। लेकिन इतिहास में अक्सर ऐसा होता है ना कि दयालुता को कमजोरी समझ लिया जाता है, और बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और ये देखिए, यहाँ पर दो दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ जलालुद्दीन की उदार नीति और दूसरी तरफ उनके ही भतीजे अलाउद्दीन की बेरहम महत्वाकांक्षा। एक को शांति चाहिए थी, दूसरे को सत्ता। और जब सोच का ये टकराव हुआ तो अंजाम निकला खून खराबा। अलाउद्दीन ने अपने ही चाचा का कत्ल करके तख्त पर कब्जा कर लिया। और बस इसी के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठता है खिलजी वंश का सबसे ताकतवर, सबसे क्रूर और सबसे महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। एक ऐसा शासक जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जीतने का ख्वाब देखता था। अलाउद्दीन ने खुद को एक खिताब दिया, सिकंदर ए सानी, मतलब दूसरा अलेक्जेंडर। ये सिर्फ कोई टाइटल नहीं था, ये उसका इरादा था। वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहता था कि एक नया विश्व विजेता आ चुका है। देखिए, हर बड़ी महत्वाकांक्षा को ईंधन की जरूरत होती है। अलाउद्दीन को वो ईंधन मिला 1296 में देवगिरी की लूट से। यहाँ से जो बेहिसाब दौलत हाथ लगी ना, उसी ने उसे वो ताकत दी जिससे उसने अपने चाचा को रास्ते से हटाया और खुद सुल्तान बन बैठा। ये उसके साम्राज्य की पहली और शायद सबसे खूनी ईंट थी। अगला निशाना बना गुजरात। वहां के बंदरगाहों ने सल्तनत के खजाने को और भर दिया। लेकिन गुजरात की सबसे बड़ी देन दौलत नहीं थी, बल्कि एक इंसान था, मलिक काफूर। ये वो सेनापति था जो आगे चल के अलाउद्दीन की परछाई बन गया और उसके सबसे मुश्किल अभियानों को अंजाम दिया। जीत का ये सिलसिला अब राजपूताना की तरफ मुड़ा। 1301 में रणथंभौर का वो अभेद्य किला, वो भी अलाउद्दीन के सामने टिक नहीं पाया। राजा हमीरदेव की हार के साथ ही पूरे राजपूताना में खिलजी सल्तनत का खौफ बैठ गया। और फिर आया साल 1303 और वो घेराबंदी जो इतिहास से ज्यादा कहानियों और किंवदंतियों में जिंदा है, चित्तौड़ की घेराबंदी। राणा रतन सिंह की हार के बाद राजपूतों का जो प्रतिरोध था वो लगभग टूट सा गया और अलाउद्दीन का दबदबा और भी बढ़ गया। लेकिन अलाउद्दीन की भूख सिर्फ उत्तर तक ही सीमित नहीं थी। उसने मलिक काफूर को एक लगभग नामुमकिन से मिशन पर भेजा, दक्षिण भारत की विजय। उसकी सेनाएं देवगिरी से लेकर मदुरै तक पहुंच गईं। सोचिए, दिल्ली सल्तनत का झंडा पहली बार भारत के दक्षिणी छोर पर लहरा रहा था। ये एक ऐतिहासिक पल था, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, एक विशाल साम्राज्य जीत लेना एक बात है, पर उसे चलाना, उसे संभालना बिल्कुल दूसरी बात। और अलाउद्दीन ये बात बहुत अच्छी तरह समझता था। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे उसने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी इस विशाल साम्राज्य को कंट्रोल में रखा। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे एक अकेला शासक इतने बड़े और नए नए जीते हुए साम्राज्य को कंट्रोल कैसे कर पाया? जवाब छिपा है उसके क्रांतिकारी सुधारों में। उसका सबसे बड़ा हथियार था बाजार पर पूरा कंट्रोल। जरा इस टेबल को देखिए, अनाज, कपड़ा, घोड़े, उसने हर जरूरी चीज की कीमत तय कर दी। मतलब कोई भी उससे ज्यादा दाम पर बेच ही नहीं सकता था। नतीजा, महंगाई काबू में आ गई और उसकी इतनी बड़ी सेना को पालने का खर्च भी कम हो गया। ये 14वीं सदी का एक इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक था, सच में। फिर उसने अपनी सेना को एक प्रोफेशनल फोर्स में बदल दिया। पहला काम,
जमीन की जगह नकद वेतन। इससे सैनिक सीधे सुल्तान के वफादार हो गए, किसी जमींदार के नहीं। दूसरा, घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा, ताकि कोई घटिया घोड़ा दिखाकर धोखा न दे सके। इन 2 कदमों से एक बेहद अनुशासित और ताकतवर फौज तैयार हुई। और अपने कंट्रोल को बिल्कुल पक्का करने के लिए उसने 3 मजबूत स्तंभ खड़े किए। एक बेहतरीन जासूसी नेटवर्क, ताकि कोई बगावत की सोच भी ना सके। 2, किसानों पर खराज नाम का टैक्स, ताकि खजाना हमेशा भरा रहे। और तीसरा, और ये सबसे क्रांतिकारी कदम था, उसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। उलमाओं को साफ साफ कह दिया गया कि सल्तनत के फैसले सुल्तान लेगा, कोई और नहीं। सुल्तान तो आते जाते रहते हैं, पर पत्थर की इमारतें वो सदियों तक उनकी कहानी कहती हैं। अलाउद्दीन ने भी दिल्ली को ऐसी कई निशानियां दी जो आज भी उसकी ताकत की गवाही देती हैं। खिलजी वास्तुकला की एक खासियत थी सादगी, शक्ति और मजबूती। उनकी इमारतें आप कह सकते हैं बिल्कुल उनके शासन जैसी थीं, दिखावे से ज्यादा ताकत पर जोर। उसकी बनाई हुई नई राजधानी सीरी का किला खास तौर पर मंगोलों के हमलों से बचने के लिए बनाया गया था। लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत देन है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद ये शानदार अलाई दरवाज़ा। आज भी आर्किटेक्ट्स इसे भारत में इस्लामी आर्किटेक्चर के शुरुआती दौर का सबसे बेहतरीन नमूना मानते हैं। लेकिन हर चीज़ की तरह इस ताकत का भी अंत होना ही था। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं कि कैसे ये इतना शक्तिशाली साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचने के फौरन बाद ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 1316 में अलाउद्दीन की मौत हुई और उसके साथ ही उसका बनाया हुआ पूरा का पूरा सिस्टम भी दम तोड़ने लगा। उसका बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अपने बाप का ठीक उल्टा था, अय्याश, कमजोर और भ्रष्ट। सल्तनत में चारों तरफ बगावत की आग सुलगने लगी। 20 साल, पूरे 20 साल तक अलाउद्दीन ने इस साम्राज्य को अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रखा। और सिर्फ 4 साल, उसकी मौत के बस 4 साल के अंदर ये पूरा का पूरा साम्राज्य बिखर गया। 20 साल की मेहनत 4 साल में खत्म। तो खिलजी वंश की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कोई पूरा साम्राज्य सिर्फ एक इंसान की परछाई हो सकता है? क्या एक अकेले व्यक्ति पर टिका हुआ कोई भी सिस्टम उसके जाने के बाद जिंदा रह सकता है? इसका जवाब शायद इतिहास में ही कहीं छिपा है।